Good morning, students. Welcome to the St. Angel's online classes. We are working from home. Students, in the last video, we have discussed about the Bohr model of hydrogen atom and some of the numerical related to it. Now, our next topic is development contributed in the formulation of quantum mechanical model. क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो बोहर मॉडल है उसमें कुछ कमियां थी, उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो अब बोहर मॉडल के फेल होने की वजह से जो हमारा नेक्स्ट मॉडल आएगा हाइड्रोजन उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए, वो नेक्स्ट मॉडल आता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। जैसे हमने पढ़ा था, बोहर मॉडल पढ़ने से पहले उसके कुछ डेवलपमेंट्स पढ़े थे जिन्होंने बोहर मॉडल को एस्टेब्लिश करने में हेल्प की थी। सेम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ेंगे, कुछ डेवलपमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे जिन्होंने क्या किया था, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को कंट्रीब्यूट में क्या किया था, कंट्रीब्यूट किया था। तो इसमें भी दो क्या थे, दो डेवलपमेंट थे। एक ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर और सेकंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो फर्स्ट पढ़ते हैं ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, डी ब्रोगली साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जैसे रेडिएशन ड्यूअल नेचर दिखाता है, वो वेव की प्रॉपर्टीज़ भी शो करता है और पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ भी शो करता है, ऐसे ही मैटर भी ड्यूअल नेचर शो करेगा। यानी मैटर भी पार्टिकल और वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। जैसे पार्टिकल्स, अगर जैसे पार्टिकल में क्या होता है, मोमेंटम होता है, तो ऐसे ही मैटर में मोमेंटम भी होगा और वेव नेचर की वजह से इसमें क्या होगी, वेवलेंथ भी होगी। यानी पार्टिकल नेचर की वजह से एक मैटर के अंदर मोमेंटम होता है और वेव नेचर की वजह से उसमें क्या होगा, वेवलेंथ भी होगी। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम ऑफ मैटर। तो इन्होंने इसमें क्या आता है, डी ब्रोगली ने एक क्वेश्चन दी थी, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम डी। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, और एम वी इक्वल्स टू किसके होता है, मोमेंटम के। तो ये रिलेशन आता है किसके बीच में, एक मैटर की वेवलेंथ और उसके मोमेंटम के बीच में। इसी को हम क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी या लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। और प्रैक्टिकली इस बात को कंफर्म किया किस पॉइंट ने, कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन बीम को ले तो वो क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है। डिफ्रैक्शन जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो केवल वेव्स की होती है, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या, एक पार्टिकल, एक मैटर है, एक मैटर का एक पार्टिकल है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अगर एक हम इलेक्ट्रॉन की बीम ले तो वो डिफ्रैक्शन शो करती है। यानी इलेक्ट्रॉन बीम का डिफ्रैक्शन शो करना हमें ये बताता है कि जो हमारा मैटर है वो वे नेचर भी शो करता है। अब एक फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। What will be the wavelength of ball of mass 0.1 kg moving with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर एक 10 मीटर पर सेकेंड से एक बॉल है, उसका मास कितना है, 0.1 kg है, तो उससे जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है वो कितनी होगी। तो सिंपली हम क्या लगाएंगे, डी ब्रोगली इक्वेशन। मास हमें दिया है, वेलोसिटी हमें दी हुई है, तो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन 0.1 इंटू 10 टू द पावर 10। सो 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 मीटर, ये इसकी क्या आ जाएगी, वेवलेंथ आ जाएगी। और हमने पढ़ा था जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो सबसे हायर एनर्जी वाली या सबसे स्मॉलेस्ट जो वेवलेंथ वाली रेडिएशंस होती हैं, उनकी वेवलेंथ भी 10 टू द पावर माइनस 18 या 10 टू द पावर माइनस 20 के आसपास ही होती है। और ये जो वेवलेंथ है ये बहुत ही ज़्यादा छोटी है। यानी ये जो वेवलेंथ है ये इतनी ज़्यादा छोटी है कि हम इसको इजीली मेज़र नहीं कर सकते। यानी जो हमारे नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो हमारे ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे एक बॉल हो गया 0.1 kg या ऐसे ही मिलीग्राम या माइक्रोग्राम मास के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनकी वेवलेंथ भी क्या होगी, इतनी छोटी होगी कि उसको हम मेज़र नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg इफ़ इट मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 812 मीटर पर सेकेंड। यानी इसमें भी क्या है, अगर हम इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करें, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। व्हाट वुड बी द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन having mass 9.1 into 10 to the power minus 31 kg and it move with a velocity of 8112 मीटर पर सेकेंड। तो अगर लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, तो 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 अपॉन 812 इक्वल्स टू 896.7 नैनोमीटर। यानी
अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है, उसकी वेवलेंथ इतनी होती है कि हम उसको मेज़र कर सकते हैं। यानी जो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे माइक्रो पार्टिकल्स है या वेव नेचर जो है केवल माइक्रो पार्टिकल्स के लिए ही एप्लीकेबल है। यानी एक जो मैक्रो पार्टिकल होता है या ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें वेवलेंथ होती तो है लेकिन वो इतनी छोटी होती है कि उसको मेज़र नहीं कर सकते, यानी उनका जो वेव प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनकी एप्लीकेबल है ही नहीं। Thus, we can say that on the basis of above example, we can say that dual behavior of matter and de Broglie wave equation is applicable only for microparticles like electron, proton, and photons, etc. And for ordinary object, it is not applicable because the wavelength associated with them is too short to be measured. यानी जो ordinary objects की wavelength होती है, उनसे associated wavelength होती है, वो बहुत छोटी होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो ड्यूअल बिहेवियर है वो केवल माइक्रो पार्टिकल्स के लिए ही एप्लीकेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ड्यूअल बिहेवियर से ही हमें पता चला, ड्यूअल बिहेवियर में इसके ही का एक कंसिक्वेंस था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उस एक इलेक्ट्रॉन की साइमल्टेनियसली एक इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। इट स्टेट्स दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मैथमेटिकली वी कैन से डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू h/4π और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एम वी यानी डेल्टा पी को हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी इज ग्रेटर और इक्वल्स टू h/4π। मास को हम क्या पे ले आएंगे, नीचे ले आएंगे, क्योंकि मास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मास या रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फिक्स होता है, तो उसको हम नीचे ले आ जाएंगे। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4π m, where delta x equals to uncertainty in position and delta v equals to uncertainty in velocity। uncertainty in position का मीन्स क्या होगा कि अगर हम एक ज़ीरो पॉइंट हम इसको मानते हैं, इस ज़ीरो पॉइंट से जो इलेक्ट्रॉन है हमारा एग्जैक्टली x डिस्टेंस दूर है, तो हम जो इसका मीज़र करेंगे वो एग्जैक्टली x को मीज़र नहीं कर सकते हम, उसमें या तो डेफिनेटली उसकी जो पोजीशन आएगी, उसकी जो डिस्टेंस आएगी वो डेल्टा एक्स ज़्यादा या डेल्टा एक्स क्या आ सकती है, कम आ सकती है, यानी इतनी जो वैल्यू है इसमें अनसर्टेन है। इसको हम इस बेसिस पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन में या स्मॉल पार्टिकल्स में अनसर्टेनिटी क्यों होती है, क्योंकि सपोज करिए कि हमें क्या करना है कि एक अगर यहाँ पे एक माइक्रो पार्टिकल होता है, या अगर हम एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट लेते हैं कि यहाँ पे एक माइक्रोग्राम का एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक माइक्रोग्राम का अगर सपोज करो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है और उसकी मुझे इस पॉइंट से पोजीशन देखनी है। पोजीशन डेफिनेटली जब भी हम किसी चीज़ की देखेंगे एक रेफरेंस पॉइंट से देखेंगे, तो इस रेफरेंस पॉइंट से मुझे क्या करनी है, इसकी पोजीशन को नापना है, इसके क्या करना है, पोजीशन को नापना है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक ऐसा स्केल होना चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ऐसा स्केल होना चाहिए जो ईजिली क्या कर सकें, इसको यहाँ से यहाँ तक मेज़र कर सकें। तो और स्केल को मेज़र करने के लिए जो ऑब्जेक्ट की का अगर हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट का जो साइज़ होगा, अगर मैं कहूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो 1 सेंटीमीटर बड़ा है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट है, ऐसा कह सकते हैं कि मेरा अगर ऑब्जेक्ट है वो उसकी रेडियस सपोज करो 1 माइक्रोमीटर है, कितनी है, 1 माइक्रोमीटर, लेकिन मेरे पास जो स्केल है वो mm का या सेंटीमीटर का ही है, स्केल जो है मेरे पास वो mm का या सेंटीमीटर का ही है, तो मैं डेफिनेटली क्या है, इसको नाप ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी पोजीशन नापने के लिए मुझे माइक्रोमीटर स्केल की ही रिक्वायरमेंट होगी। यानी अगर हमें एग्जैक्ट पोजीशन नापनी है, अगर हमें क्या नापनी है, एग्जैक्ट पोजीशन नापनी है, तो जो पार्टिकल का साइज़ होता है हमें उससे भी छोटे स्केल चाहिए हमें। जैसे अगर हमारा पार्टिकल माइक्रोमीटर साइज़ का है तो हमें माइक्रोमीटर साइज़ से छोटा स्केल चाहिएगा हमें। अगर हमारा पार्टिकल मीटर साइज़ में है तो हमें लगभग सेंटीमीटर साइज़ का स्केल चाहिए उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नापने के लिए। अब क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का साइज़ क्या होता है, बहुत छोटा होता है, तो इतना छोटा तो कोई हमारे पास स्केल है ही नहीं, इतना छोटा तो हमारे पास कोई फिजिकल स्केल तो होता नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन की जो हम पोजीशन निकालते हैं वो किससे निकालते हैं,
रेडिएशन से निकालते हैं। रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है ना, वो किसके इक्विवेलेंट होती है, वो इलेक्ट्रॉन के साइज़ के या इलेक्ट्रॉन की रेडियस के इक्विवेलेंट हो सकती है। तो हमें किससे नापना पड़ेगा, इसको वेवलेंथ से नापना पड़ेगा, यानी कितनी वेव्स दूर है, कितनी वेव्स दूर हैं, यानी हम कह सकते हैं कि वेवलेंथ से हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन वेवलेंथ से अगर हम फाइंड करेंगे तो हमें वेव यूज़ करनी पड़ेगी। वेव में कह सकते हैं हम वेव के फोटोन यूज़ करने पड़ेंगे, और जो फोटोन होता है हम कहते हैं कि फोटोन का जो मोमेंटम है, फोटोन का जो मोमेंटम है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम से ज़्यादा होता है। फोटोन का जो मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम से ज़्यादा होता है। अगर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को नापना है, अगर हमें इलेक्ट्रॉन की किसको नापना है, पोजीशन को नापना है, क्योंकि फोटोन का मोमेंटम ज़्यादा है, फोटोन की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, तो फोटोन क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोलाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को बहुत चेंज कर देगा। यानी अगर हम इसकी पोजीशन को नाप रहे हैं तो हमें ये मानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, जबकि वो ज़ीरो नहीं होती, यानी उसमें क्या होगी, बहुत ज़्यादा उस टाइम पे अनसर्टेनिटी हुई। यानी अगर मैं पोजीशन को नाप रहा हूँ तो उसकी वेलोसिटी में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी माननी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी। तो इसके बेसिस पे कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को नापना है तो उसकी वेलोसिटी में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी, और अगर मैं वेलोसिटी को नापना है, किसको नापना है, वेलोसिटी को नापना है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी पोजीशन को बहुत ज़्यादा अनसर्टेन मानना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों वैल्यूज़ यानी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी या उसका मोमेंटम को हम एक साथ फाइंड नहीं कर सकते। Students, in the next video we will study about the significance of uncertainty principle.